हेलो स्टूडेंट। हम करने वाले हैं कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए जो भौतिक विज्ञान है उसका बेसिक पार्ट यहाँ हम करने वाले हैं। पार्ट 1 हमने पहले कर लिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप वो पार्ट देखें, उसके बाद आप जो है पार्ट 2 देखें, ताकि आपको जो है अच्छे से समझ में यहाँ पर आ जाएगा। अब इस पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर जो 10 की घात के रूप में हम संख्याओं को लिखते हैं उन्हें हम किस प्रकार से लिखें वो यहाँ करेंगे। उसके बाद हम करेंगे यहाँ के पर परिमाण की कोटि क्या होती है और किस प्रकार से हम परिमाण की कोटि निकालते हैं, वो भी हमें निकालते आना चाहिए। और साथ ही हम इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट वैल्यू। हाउ टू फाइंड सिग्निफिकेंट वैल्यू, सार्थक अंक किस प्रकार से निकालें, ये तीनों टॉपिक इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। 10 के घातांकों में संक्षिप्तीकरण, एब्रीवेशन पावर ऑफ 10, हमें 10 की घातों के रूप में यहाँ पर लिखना है। आप सबने देखा होगा कि कुछ जो संख्याएं होती हैं, जैसे प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश वर्ष का मान होता है, ये कुछ मान जो होते हैं इन्हें हम वैज्ञानिक रूप में लिखते हैं, प्रमाणिक रूप में लिखते हैं। इन्हें किस प्रकार से लिखा जाता है वो समझते हैं। वैज्ञानिक अंकन पद्धति में किसी संख्या को 10 की घात के रूप में निम्नानुसार व्यक्त किया जाता है। यानी कि हम यहाँ पर संख्या को किस प्रकार से लिखते हैं कि संख्या बराबर m गुणित 10 की घात x, इसके रूप में हमें यहाँ लिखना पड़ता है, जहाँ पर m एक ऐसी संख्या है जिसका न्यूनतम मान एक अधिकतम मान 10 से कम होता है। यहाँ पर जो हमें संख्या लिखनी पड़ती है वो 10 से कम यानी कि 9 तक की जो अंक होते हैं वहाँ तक हम लिख सकते हैं। और जो x है, x धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, यानी कि x का जो मान है यह धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पर हम देखें कि जैसे हमने यहाँ पर एक संख्या लिखी है 6000, क्या लिखी है यहाँ पर 6000। अब हमें इसको वैज्ञानिक रूप में लिखना है, 10 की घात के रूप में लिखना है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर दशमलव से पहले हमने क्या कर दिया, इस 6 के जस्ट बाद क्या कर दिया, दशमलव लगा दिया, तो ये बन गया 6.0। अब देखिए, जब प्रारंभ में यहाँ 6000 के पास दशमलव नहीं था, तो जब दशमलव नहीं लगा होता है तो हम ये मानते हैं कि जो दशमलव है इस संख्या के पीछे लगा हुआ है, यानी कि 6000 दशमलव में लिखा हुआ है। और हमने क्या किया, इस दशमलव को यहाँ से उठाकर हम आगे की ओर ले गए। जो दशमलव हमारा जीरो के पास था, थर्ड जीरो के पास था, उस जीरो को हमने यहाँ से उठाया और उस दशमलव को हम कहाँ ले गए, 1 2 3 यानी कि 3 जीरो से पहले ले गए। तो हमने क्या लिख दिया, 6.0 इंटू, अब इंटू में क्या कर दिया, जब हम दशमलव को पीछे से आगे की ओर ला रहे थे तो हमने यहाँ पर जो घात है उसको धनात्मक रूप में लिखना है, 10 की घात 3 हमें लिखना है। और उदाहरण से हम समझते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 48,000, क्या लिखा है 48,000। अब हमें यहाँ पर भी इसको प्रमाणिक रूप में लिखना है, दशमलव रूप में लिखना है, घातांकों के रूप में लिखना है। तो हम यहाँ लिखेंगे, दशमलव नहीं लगा है, जब दशमलव नहीं लगा है तो हम ये मानेंगे कि इसमें जो दशमलव लगा है ये सबसे लास्ट में लगा है, यानी कि जो यहाँ पर तीसरा नंबर पर जीरो है यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है। अब हम इस दशमलव को हम आगे की ओर लेके आएंगे। कितने अंक पहले लेके आएंगे, आप गिन सकते हैं। 0 1 अंक पहले आया, 0 2 अंक पहले, फिर 0 3 अंक पहले, और 8 आया 4 अंक पहले, और ये 4 है, यानी कि हम 4.8 लिखेंगे। तो ये लिख दिया हमने 4.8 इंटू, और दशमलव को कितने अंक पहले लेके आए हैं हम, तो 4 अंक पहले लेके आए हैं, इसलिए यहाँ पर हमने 10 की घात 4 लिखी है। उसी प्रकार से हम आगे की ओर चलते हैं तो यहाँ पर लिखा है 351.25 किलोग्राम। यहाँ पर भी हमें दशमलव जहाँ लगी हुई है उसको एक अंक के पहले, यानी कि जो शुरुआत वाला जो एक अंक है उसके बाद हमें लगाना है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो अंक दिया हुआ था, जो संख्या दी हुई थी, यहाँ पर दशमलव पहले लगा हुआ है। अब हम इस दशमलव के जो गिनती है वो यहीं से करेंगे, मध्य से। 2 5 से कुछ भी लेना देना नहीं है, दशमलव लगा हुआ है 351 पर। अब इस 351 के बाद दशमलव लगा है, इस दशमलव को हम 2 अंक पहले लेके आएंगे। कितने अंक पहले लेके आए हैं, 2 अंक पहले लेके आए हैं। तो ये जो संख्या है ये संख्या बन जाएगी 3.5125 इंटू, अब दशमलव को हमने 2 अंक पहले लेके आए थे, इस कारण से यहाँ पर 10 की घात आ जाएगी 2। चूंकि राशि किलोग्राम में दे रखी थी तो हम यहाँ पर किलोग्राम केजी लिख देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने इसको प्रमाणिक रूप में बदला है। उसके बाद यहाँ पर दे रखा है, देखिए
ऊपर क्या था, अभी जितने भी हमने उदाहरण समझे हैं ये सारे धनात्मक संख्याओं वाले थे। अब हम ऋणात्मक वाले भी करके देखते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है 0.026 मीटर, ये दिया हुआ है। हमें यहाँ पर इसको 10 की घात अंकों के रूप में लिखना है, वैज्ञानिक पद्धति में लिखना है। तो देखिए, पहले हमें दशमलव को पीछे से आगे की ओर लाना पड़ रहा था, लेकिन अब इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस दशमलव को आगे से पीछे की ओर ले जाना पड़ेगा। यानी कि जो दशमलव लगा हुआ है हम इसको 2 के बाद लगाएंगे। तो जब 2 के बाद लगाया तो ये संख्या बन गई 2.6 इंटू, अब 10 की घात क्या लिखे, तो हमने यहाँ पर क्या किया था, जो दशमलव लगा हुआ था 0 और 2, यानी कि 2 अंक के बाद हमने लगाया था। जब हम 0.2 अंक के बाद लगाते हैं तो उसको हमें माइनस के रूप में लिखना पड़ता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 10 की घात -2 मीटर। तो इस प्रकार से हम इनको बहुत ही आसानी से 10 की घात अंक के रूप में संक्षिप्त कर सकते हैं। यह आप जानते ही हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है इसको पहले ही वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार लिखा जाता है। लिखा हुआ है यह है 9.1 गुणित 10 की घात -31 kg, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। उसी प्रकार एक मोल में कणों की संख्या जो होती है उसको हम लिखते हैं 6.023 गुणित 10 की घात 23, ये मोल में कणों की संख्या होती है। अब हम बात करते हैं कि परिमाण की कोटि होती क्या है, किस प्रकार से परिमाण की कोटि को हम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, भौतिकी में मापन का परास बहुत विस्तृत होता है। एक और जहाँ अत्यंत छोटी राशियाँ जैसे प्रोटॉन का आकार, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य आदि का मापन करते हैं, तो दूसरी और बड़ी से बड़ी राशियों जैसे आकाशगंगा का आकार, सूर्य का द्रव्यमान, विश्व की आयु आदि का मापन करते हैं। विस्तृत परास वाली इन राशियों के परिमाण को 10 की घातों के रूप में व्यक्त करना सुविधाजनक होता है। क्या होता है कि हमें 10 की घातों के रूप में लिखना पड़ता है, तो 10 की जो घातें होती है उन्हीं के ऊपर जो घात लगती है हम उसको कोटि के नाम से जानते हैं। परिभाषा यहाँ से लिखी है कि किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को या संख्या को निकटतम 10 के घातों के रूप में व्यक्त करने पर 10 के ऊपर लगाए जाने वाले घात को परिमाण की कोटि कहा जाता है। तो ये इसकी डेफिनेशन यहाँ पर रही है। अब निकालते कैसे हैं वो भी हम यहाँ जान लेते हैं। तो किसी भी संख्या n के परिमाण की कोटि ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम उस संख्या को निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं। किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, तो सबसे पहले इसको प्रमाणिक मान में लिखना पड़ता है, यानी कि n बराबर n इंटू 10 की घात x के रूप में लिखना पड़ता है। यहाँ पर अभी n क्या है, पहले हमने m बताया था। इस m का मतलब है कि एक अंक के बाद ही दशमलव लगेगा किसी भी हालत में, हर कंडीशन में। यहाँ पर n का मतलब क्या है, जब हम परिमाण की कोटि निकालेंगे तो इस n का जो मान है यह 0.5 से बड़ा होना चाहिए और जो 5 है इससे छोटा होना चाहिए। ये दोनों भी शामिल है इसमें, 0.5 से लेकर 5 के बीच में इस n का मान हो सकता है। फिर जो x की घात होगी वही उस परिमाण की कोटि यहाँ पर हम निकालेंगे। हम यहाँ पर एक टेबल आपके सामने है जहाँ पर 10 की घात के रूप में भी लिखा हुआ है और परिमाण की कोटि भी यहाँ पर लिखी हुई है। देखिए यहाँ शुरुआत में संख्या दे रखी है जिसको हमने n से डिनोट किया। निकटतम 10 की घात के रूप में व्यक्त करना है, n इंटू 10 की घात x के रूप में हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि हमें परिमाण की कोटि यहाँ पर निकालना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है 0.06, जब हम इसको नॉर्मल 0.1 अंक बाद लगाते हैं तो यहाँ पर 6.0 बनता है। अब 6.0 बन गया, यहाँ पर दे रखा है 0.6, हमें लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि जब हम 6 लिखते हैं तो यह 5 से बड़ा होता है, इस कारण से हमें यहाँ पर दशमलव जो है वो एक अंक पहले ही, एक अंक बाद ही लगानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, 0.1 अंक बाद ही लगानी पड़ेगी। हाँ, तो ये हो गया 0.6 गुणित 10 की घात, एक अंक बाद लगाई थी दशमलव, इस कारण से -1 हमने लिखा। अब 0.6 जो है ये 0.5 से बड़ा है और इस 5 से छोटा है। अब यहाँ 10 के ऊपर जितनी भी घात आई है वो परिमाण की कोटि कहलाती है। इसकी परिमाण की कोटि यहाँ पर है 1। उसके बाद देखिए 0.6, अब 0.6 है। अब हमें ये देखना है कि 0.5 और इस 5 के बीच में ही है, तो बिल्कुल हाँ बीच में है, तो 0.6 इंटू 10 की घात। अब यहाँ पर ना तो अपनों ने दशमलव को आगे बढ़ाया और ना ही पीछे बढ़ाया, दशमलव का स्थान चेंज नहीं करा है, इस कारण से यहाँ पर 10 की घात 0 है। इस कारण से इसकी जो कोटि है वो यहाँ पर 0 है। उसके बाद अगला देखिए यहाँ लिखा 6। अब 6 को हमें 10 की घात के रूप में लिखना है। अब
किस प्रकार से लिखेंगे, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो 6 है ये वाला, ये इस 5 से बड़ा है। जब बड़ा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर इसको 0.6 लिख सकते हैं। तो हमने 0.6 लिख दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ था, दशमलव नहीं है, मतलब ये 6 के पीछे लगी है। अब पीछे वाले दशमलव को हमने कहा आगे लेके आए हैं, तो आगे लेके आया मतलब कि एक अंक की इसमें बढ़ोतरी हुई है। तो ये हो गया 0.6 गुणित 10 की घात 1। अब यहाँ पर जो 10 की घात 1 आई है वो इसकी परिमाण की कोटि यहाँ पर कहलाएगी। उसके बाद है 11। अब 11 को हमें 10 की घातों में लिखना है, तो यहाँ एक अंक पहले हम लिखेंगे। तो ये हो गया 1.1 गुणित 10 की घात 1। दशमलव जो है ये हमने आगे की ओर बढ़ाई है, इसलिए 10 की घात 1 हो गई। जो 1 है इसका वही परिमाण की कोटि है। 49, तो ये हम लिखेंगे 4.9 इंटू 10 की घात 1 अंक आगे बढ़ाया है, आगे लगे दशमलव हमने, तो 10 की घात 1 हो गई। तो ये हो गया यहाँ पर कोटि 1। उसके बाद 50 है, तो 50 को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं यहाँ पर। या तो हम लिख सकते हैं 5.0 गुणित 10 की घात 1, क्योंकि ये 5 जो है ये 5 के बराबर ही है, इस कारण से इस कंडीशन में यहाँ पर इसकी कोटि 1 आती है। यदि हम 50 जो है, कुछ रेयर केस ऐसे होते हैं जहाँ पर कन्फ्यूजन रहता है, अपवाद रहते हैं, तो ये 50 जो है ये अपवाद है। यहाँ पर हम इसको लिखें को 0.5 जीरो भी लिख सकते हैं इंटू 10 की घात। यहाँ पर दशमलव को हमने 2 अंकों से पहले लगाया है, तो इस कारण से 10 की घात ये आ गई है 2। तो यहाँ पर इसकी जो कोटि बन जाती है ये बन जाती है 2। अब यहाँ हम देख सकते हैं 50 संख्या दोनों एक ही है, लेकिन यहाँ पर कोटि 2 आ गई है। पहली बार 1 आया है कोटि इसका, और दूसरी बार यहाँ पर 2 कोटि आया है। तो हम यहाँ इसका कारण यहाँ सामने लिखा हुआ है कि 50 के परिमाण की कोटि 1 और दोनों हैं, किंतु 50 की कोटि 2 मानी जाती है। हमें ध्यान रखना है 50 की कोटि क्या होती है, 2 होती है। लेकिन हमने यहाँ देखा कि 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है, लेकिन माने कौन सी गई है, 2 मानी गई है। और आप यहाँ पर और एग्जाम्पल दे रखे हैं, इनको देखकर भी आप कंफर्म कर सकते हैं। अब ध्यान रहे, भौतिक राशि का मात्रक बदल जाने पर परिमाण की कोटि भी बदल जाती है। SI CGS में चेंज होता है तो परिमाण की कोटि चेंज हो जाती है, ध्यान रखें। उदाहरण के लिए SI पद्धति में प्रकाश की चाल 3 गुणित 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। अतः प्रकाश की चाल के परिमाण की कोटि यहाँ पर क्या होगी, 8 हो जाएगी। 10 की घात जो लगी है उसकी कोटि हो जाएगी। उसके अलावा CGS पद्धति में प्रकाश की चाल 3 गुणित 10 की घात 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होती है। तो इस कंडीशन में प्रकाश की पद्धति CGS पद्धति में प्रकाश के चाल के परिमाण की कोटि क्या हो जाएगी, 10 की घात, यहाँ 10 दे रखी है तो इसकी कोटि 10 की घात 10 दे रखी है, तो 10 कोटि हो जाएगी इसकी 10। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इनको कंप्लीट किया है। अब हम बात करते हैं कि सार्थक अंक क्या होते हैं और किस प्रकार से सार्थक अंकों को हम निकालते हैं, इनकी गणना किस प्रकार से की जाती है। सिग्निफिकेंट फिगर, किसी भी भौतिक राशि को यथार्थतापूर्वक व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है कि किसी भी राशि को यथार्थतापूर्वक व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। सामान्यतः ये हमें याद रखना है। अब सार्थक अंक की गणना किस प्रकार से करते हैं हमें पता है। जो संख्या होती है वो अंक 0 से लेकर 9 तक के अंकों से ही बनती है। कोई भी संख्या हो उसमें 0 से लेकर 9 तक के जो अंक है वो प्रयोग किए जाते हैं। तो सामान्यतः माप से प्राप्त सार्थक अंक में अंतिम एक अंक अनिश्चित तथा शेष अंक निश्चित होते हैं। जैसे यदि किसी वस्तु की लंबाई 3.8 सेंटीमीटर है तो इसमें 2 सार्थक अंक हैं। अब गणना कैसे करी है तो हम आगे समझेंगे इसको। 3 निश्चित है और 8 अनिश्चित है। इसी तरह यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 318.2 ग्राम है तो इसमें 4 सार्थक अंक हैं, जिसमें से शुरू के 3, 1, 8 तो निश्चित है और दशमलव के बाद जो संख्या है 2 वो अनिश्चित है। तो किसी माप में सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होती है वह माप उतना ही अधिक यथार्थ होता है, यानी कि वो माप उतना ही अधिक शुद्ध होता है। अब सार्थक अंक किस प्रकार से निकालते हैं तो हम यहाँ पर इसके कुछ नियम पढ़ लेते हैं, कुछ बातें हैं उन पर ध्यान देना आवश्यक होता है। तो सार्थक अंक ज्ञात करने समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। पहला यह है कि किसी भी संख्या में दशमलव का स्थान परिवर्तित कर देने पर भी सार्थक अंकों की जो संख्या है वो नहीं बदलती है, वो वैसी की वैसी ही रहती है।
क्या होता है कि यदि हम दशमलव में कि दशमलव जो रहता है यदि उसको बदल दें तो सार्थक अंकों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो सेम रहता है। जैसे यहाँ पर 1.234 है। अब यहाँ कितने अंकों का प्रयोग किया है तो हमें देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पर 4 अंकों का प्रयोग किया है। तो इस कारण से यहाँ इसमें 4 सार्थक अंक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा 123.4, दशमलव कहीं भी लगा हो लेकिन अंक कितने प्रयोग किए गए हैं, इसमें 4 प्रयोग किए गए हैं। इसी कारण से यहाँ पर जो सार्थक अंकों की संख्या है वो यहाँ पर 4 है। दूसरा है यहाँ पर 2 अशून्य संख्याएं। अशून्य संख्याएं कौन सी? शून्य को छोड़कर 1 से लेकर जितनी भी संख्या आती है वो अशून्य संख्याओं में आएगी। तो 2 अशून्य संख्याओं के बीच के समस्त शून्य सार्थक अंक होते हैं। ध्यान रखें, जो भी 2 अशून्य संख्या होगी उनके बीच के जो भी सार्थक अंक होंगे वो सार्थक अंक होंगे। जैसे यहाँ पर दे रखा है 3100.05। अब यहाँ पर इस पूरी संख्या में जो बीच के 3 जीरो आ रहे हैं ये भी हम सार्थक अंक में गिनेंगे। तो ये संख्या जो है कितने अंकों से मिलकर बनी है? तो ये संख्या 1 2 3 4 5 6 अंकों से मिलकर बनी है। इस कारण से इसमें सार्थक अंकों की संख्या यहाँ पर हो जाएगी 6। उसके बाद थर्ड रूल है यहाँ पर कि प्रथम अशून्य संख्या के बाईं ओर के शून्य सभी शून्य सार्थक अंक नहीं माने जाते हैं। ये पॉइंट समझने वाला है थोड़ा सा। प्रथम जो अशून्य संख्या होगी उसके बाईं ओर के जो शून्य हैं वो सार्थक अंक नहीं माने जाते हैं। बाईं ओर क्या होता है? आप जहाँ पर ये कर्सर देख रहे हैं ये बाईं ओर होता है और इस वाला जो है ये दाईं ओर होता है, लेफ्ट साइड, और ये राइट साइड। तो इधर लेफ्ट साइड वाले जो सार्थक अंक में शून्य को शामिल नहीं करते हैं यदि वो अशून्य संख्या से पहले लगे हों। इधर वाले काउंट करते हैं जो अशून्य संख्या के बाद में लगे हों। किंतु दाईं ओर अंत में आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक माने जाते हैं। जैसे हम ये बात कर रहे हैं दशमलव के लिए, है ना, तो यहाँ दिया हुआ है 0.007। अब 7 क्या है? ये अशून्य संख्या है। अब 7 के बाईं ओर क्या है? 3 बार जीरो लगे हुए हैं। तो यहाँ पर शुरू के जो जीरो है उनको काउंट नहीं करेंगे। इस कारण से ये संख्या कितने अंकों से मिलकर बनी है? ये 1 अंक से ही मिलकर बनी है। इस कारण से इसमें सार्थक अंक 1 है। उसके बाद यहाँ संख्या दे रखी है 6.320। अब यहाँ पर दशमलव के बाद जो अशून्य अंक है 2, इसके पीछे भी जीरो लिखा हुआ है लेकिन इस इधर वाले जो जीरो है वो हमें काउंट करने हैं दशमलव में। तो इस कारण से ये जो संख्या है ये मिलकर बनी है 4 अंकों से। इस कारण से इसमें सार्थक अंक हो गए यहाँ पर 4। उसके बाद अगला रूल है कि दशमलव रहित संख्या के दाईं ओर अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक में सम्मिलित नहीं किए जाते। ध्यान रहे, जब कोई भी संख्या लिखी जाती है बिना दशमलव वाली उसमें जो दाईं ओर के जो जीरो होते हैं वो शामिल नहीं करते सार्थक अंकों में। जैसे कि यहाँ दे रखा है 6320। अब दशमलव नहीं लगा हुआ है ना, तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो पीछे का शून्य इसको छोड़ देना है। तो यहाँ पर जो सार्थक अंक है वो केवल आ जाएंगे 3। सार्थक अंक पीछे वाले जो जीरो होते हैं उनको हमें छोड़ना पड़ता है, काउंट नहीं करते हैं सार्थक अंक निकालने के लिए। उसके बाद यहाँ दे रखा है 13200। अब 13200 में जो पीछे के जो 2 जीरो है इसको हम छोड़ देंगे। तो संख्या में कुल कितने अंक हैं? तो संख्या में 3 अंक हैं। इस कारण से यहाँ पर जो इसमें सार्थक अंक की संख्या है वो 3 हो जाएगी। ध्यान रहे, किंतु यदि दशमलव रहित संख्या माप से प्राप्त होती है तो दाईं ओर अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक में सम्मिलित किए जाते हैं। जैसे यदि 2 स्थानों के बीच की दूरी 200 मीटर माप से प्राप्त होती है तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 3 होगी। अब यहाँ पर 200 के पीछे क्या लिखा हुआ है? मीटर लिखा हुआ है। अब मीटर जो है ये यथार्थ मान है, मतलब ये क्या बताता है? उसकी मीटर की दूरी बता रहा है, फिक्स मान बता रहा है, पीछे मात्रक लगा हुआ है। जब इस प्रकार की कंडीशन होती है तो वहाँ पर पीछे के जो 2 जीरो है वो काउंट होते हैं। ऐसे बहुत ही रेयर केस में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगला रूल है, यदि संख्या को 10 की घातों के रूप में व्यक्त किया जाता है तो 10 और उसके घात को सार्थक अंक की गिनती में भाग नहीं लेते हैं। यानी कि घातों को हम सार्थक अंक में काउंट नहीं करते हैं। जो उनका मूल संख्या है, जो उनका n मान है, उनको ही सार्थक अंक में रिप्रेजेंट हम करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है जैसे
3.21 गुणित 10 की घात 9। अब यहाँ पर सार्थक अंक की संख्या कितनी है, तो हम इस 10 की घात 9 को तो छोड़ देंगे और यहाँ देखेंगे यहाँ कितने अंकों से संख्या मिलकर बनी है। तो यहाँ पर जो संख्या मिलकर बनी है यह 3 अंक से मिलकर बनी है, तो इस कारण से यहाँ पर इसके जो सार्थक अंक है वो 3 हो जाएंगे। उसी प्रकार से यहाँ लिखा है 4.210 इंटू 10 की घात 6, ये लिखा हुआ है, तो 10 की घात 6 सार्थक अंक में काउंट नहीं होंगे। यह संख्या कितने अंकों से मिलकर बनी है, तो यह संख्या 4 अंकों से मिलकर बनी है, तो इस कारण से इसमें सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी 4। अब ध्यान रहे, मात्रक बदल जाने से सार्थक अंकों की संख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। मात्रक का सार्थक अंकों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 0.0432 मीटर, ये मीटर में दिया हुआ है। इसमें कितने सार्थक अंक हैं, तो इसमें शुरू के जो जीरो होते हैं दशमलव में उनको काउंट नहीं करते हैं, तो यहाँ पर 3 सार्थक अंक हैं। यदि हम इसको सेंटीमीटर में लिखें तो ये हो जाएगा 4.32 सेंटीमीटर। क्या होगा, 4.32 सेंटीमीटर। यहाँ भी हम देखें तो यहाँ भी 3 सार्थक अंक हैं। यदि हम इसको मिलीमीटर में चेंज करें तो ये हो जाएगा 43.2 मिलीमीटर, है ना। क्या हो गया, 43। यहाँ पर भी 3 सार्थक अंक है, तो इन तीनों ही कंडीशन में सार्थक अंकों की संख्या क्या है, 3 है। तो ध्यान रखें, मात्रक बदलने से जो सार्थक अंक है वो चेंज नहीं होते हैं। अब यहाँ पर कुछ और बातें हैं। मापों में सार्थक अंकों की संख्या अधिक होने से प्रतिशत त्रुटि कम होती है, यानी कि जिसमें सार्थक अंक ज़्यादा होंगे वो उसमें प्रतिशत त्रुटि कम होगी। यदि दो भौतिक राशियों में सार्थक अंकों की संख्या समान है तो उस भौतिक राशि में कम त्रुटि होती है जिसमें 10 की घातें कम होती हैं, है ना। ध्यान रखें, सार्थक अंक का निर्धारण मापन करने वाले यंत्र के अल्पतमांक पर निर्भर करता है। अब सार्थक अंक किस पर निर्भर करता है, इसका जो अंक निर्धारण होता है ये यंत्र के मापांतर पर भी निर्भर करता है। तो ये तो जो कुछ रूल थे, अब हम निकालना सीखते हैं। जैसे ये एक प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी माप अधिक यथार्थ है, कौन सा माप अधिक शुद्ध है। ये दिया है 4 सेंटीमीटर, ये है 4.0 सेंटीमीटर, 4.00 सेंटीमीटर, 4.000 सेंटीमीटर। यहाँ पर वही मान अधिक शुद्ध होगा, यथार्थ होगा, जिसमें सार्थक अंकों की संख्या सबसे ज़्यादा होगी। यहाँ पर हम देखें तो इसमें 4 एक ही अंक है, ये इसमें सार्थक अंक 1 है। इस वाली कंडीशन में ये 2 अंकों से मिलकर बनी है, इसमें 2 सार्थक अंक है, इसमें 3 सार्थक अंक है और इसमें 4.000 है, इसमें 4 सार्थक अंक। तो सबसे ज़्यादा जो सार्थक अंक है वो इस वाले में है, 4th वैल्यू में दे रखे हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ कि दी गई मापों में से 4.000 सेंटीमीटर अधिक यथार्थ होगा, क्योंकि इसमें सार्थक अंकों की संख्या 4 है। अब यहाँ नीचे दे रखा है उदाहरण 2, देख सकते हैं। निम्नलिखित में सार्थक अंकों की संख्या बतानी है, सार्थक अंकों की संख्या याद करनी है। पहला दे रखा कि 0.001 मीटर स्क्वायर में सार्थक अंक कितने हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, हमने अभी हाल एक नियम पढ़ा था कि अशून्य संख्याओं के पहले जितने भी शून्य लगाए जाते हैं उन्हें हम काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर एक ही अंक है 1, इस कारण से इसका जो सार्थक अंक है वो हो गया 1। अगला देखिए 7.000 गुणित 10 की घात 4। यहाँ पर 10 की घात 4 को तो हम काउंट नहीं करेंगे, यह संख्या जो मिलकर बनी है 7 दशमलव में है और पीछे 0 लगे हुए हैं, तो इस कंडीशन में 0 काउंट होते हैं। तो यहाँ पर जो सार्थक अंक है इसमें वो है 4, तो यहाँ लिखे हमने 4। उसके बाद देखिए अगला है यहाँ पर 13,500। अब 13,500 जो है पूर्ण संख्या है, पूरी संख्या है, दशमलव नहीं लगा हुआ है। जब दशमलव नहीं लगा जाता है और पीछे 0 होते हैं तो हम उनको छोड़ देते हैं। इन दोनों 0 को छोड़ने के बाद इस संख्या में केवल 3 ही अंक हैं, इस कारण से यहाँ पर इसका जो सार्थक अंक है वो 3 हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ देखिए चौथा 1.3500। यहाँ पर इस कंडीशन में दशमलव लगा हुआ है, जब दशमलव लगा हुआ हो तो पीछे वाले जो 0 होते हैं, बाद वाले जो 0 होते हैं वो भी हमें काउंट करना पड़ते हैं। तो इस कंडीशन में 1.3500 में जो सार्थक अंक है वो यहाँ पर 5 हो जाएंगे। इसके अलावा हम सार्थक अंकों के कुछ अन्य एग्जाम्पल भी कर लेते हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो आपके सामने हमने यहाँ पर एक तरफ संख्या लिखी हुई है, इस संख्या को हम सबसे पहले 10 की घात के रूप में लिखेंगे और फिर यहाँ पर सार्थक अंक निकालेंगे।
आप चाहें तो सार्थक अंक संख्या को देखकर भी लिख सकते हैं। यहाँ संख्या देख के लिख देते हैं हम। यहाँ लिखा हुआ है 0.00123। हमने नियम पढ़ा है कि शून्य संख्या के पहले वाले जो शून्य होते हैं वो काउंट नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ये जो 3 शून्य हैं पहले वाले, ये काउंट नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ पर कितने अंक बचे हैं? तो यहाँ पर 1 2 3 अंक बचे हैं। इस कारण से यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी 3। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ लिखा है 10.2013। यहाँ पर जो सार्थक अंक में हम गिनेंगे सभी संख्याओं को शामिल कर लेंगे। ये जो संख्या बनी है यह 1 2 3 4 5 6 अंकों से मिलकर बनी है। इस कारण से इसके सार्थक अंक हो जाएंगे 6। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं संख्या लिखी है 87400 यानी कि 87,400। हमने नियम पढ़ा था कि पीछे वाले जो शून्य होते हैं वो काउंटर नहीं किए जाते हैं। तो इन दोनों जीरो को हम छोड़ देंगे। तो संख्या में कुल 3 अंक है। तो यहाँ पर इसमें सार्थक अंकों की संख्या 3 हो जाएगी। यहाँ देख सकते हैं यहाँ लिखा है 0.000021। यहाँ पर शुरू के जो शून्य है उनको हम काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पर केवल 2 ही अंक हैं। इस कारण से इसमें सार्थक अंक हो जाएंगे 2। यहाँ लिखा है 213। अब 213 में 3 अंकों का प्रयोग हुआ है तो ये हो जाएंगे सार्थक अंक 3। यहाँ लिखा है 100। इसके पीछे हम जो है मीटर लिख देते हैं। अब जब ये मीटर लिखा हुआ है मतलब ये दूरी है, डिस्टेंस है। हमने नियम पढ़ा था कि ऐसे केस में इसमें जो सार्थक अंक है पूरे ही गिने जाते हैं। तो ये संख्या मीटर में होने की वजह से यहाँ पर जो सार्थक अंक है वो आ जाएंगे इसमें 3। यदि यहाँ पर मीटर नहीं होता तो हम यहाँ पर केवल 1 ही लिखते। यहाँ लिखा हुआ है 50,001 5,000,1 लिखा हुआ है। यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या निकालनी है तो बीच वाले जीरो काउंट किए जाते हैं। तो इस कंडीशन में यहाँ पर 1 2 3 4 5 डिजिट है तो यहाँ पर सार्थक अंक हो जाएंगे 5। अब हमें इन्हें 10 की घात के रूप में बदल कर लिख लेते हैं। तो ये लिखा है 0.0123। तो हम इसको 1.23 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1.23 लिखेंगे। इंटू लगाएंगे 10 की घात। अब कितने लिखेंगे? तो यहाँ पर हम इस जो दशमलव लगी है इसको 1 2 3 अंक के बाद ले जा रहे हैं। जब 3 अंक के बाद इसको ले जा रहे हैं तो यहाँ पर हमें -3 इसकी घात लिखनी पड़ेगी। तो हम यहाँ माइनस की 3 घात लिख देते हैं। ये हो गया यहाँ पर 10 की घात -3। उसके बाद यहाँ देखिए अगला, यहाँ लिखा है 10.2013। तो हम यहाँ इसको इस प्रकार से लिखेंगे 1.2013। अब इंटू हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर अब 10 की घात कितने लिखेंगे? तो इस दशमलव को हमने क्या किया है, 1 अंक पहले किसकाया है। जब 1 अंक पहले किसकाते हैं तो धनात्मक घातें लगती है। तो यहाँ पर इसकी घात हो जाएगी 1। तो 10 की घात 1 हो गई। यहाँ पर हम देखें तो हम इसको लिखेंगे 8.7400 लिख सकते हैं, नहीं भी लिखे तो भी चलेगा। इंटू अब 10 की घात। अब यहाँ पर हमने इस दशमलव को कितने अंक पहले किसका आया है, तो यहाँ पर इस कंडीशन में दशमलव नहीं है तो हम पीछे मानते हैं। तो इसको 1 2 3 4 अंक पहले किसका आया है, तो यहाँ पर इसकी घात हो जाएगी धनात्मक में 4। तो 10 की घात 4 हम लिख देंगे। इस प्रकार से प्रामाणिक रूप में इसको लिख देंगे। यहाँ पर हम देखें तो इसको हम लिखेंगे 2.1 इंटू, अब 10 की घात कितनी लिखें, तो यहाँ पर देख सकते हैं इस दशमलव को हमें 1 2 3 4 5 अंक के बाद किसका आना पड़ेगा। तो यहाँ पर माइनस की घात आ जाएगी 5। माइनस की घात क्या आ जाएगी, 5 घात आ जाएगी। उसके बाद यहाँ लिखा है 213। अब 213 को हम इस प्रकार से लिखेंगे 2.13 इंटू 10 की घात। अब यहाँ पर दशमलव जो है पीछे पीछे लगी थी, 2 अंक पहले लेके आए हैं तो यहाँ पर इसकी घात हो जाएगी 2, वो भी धनात्मक में। उसके बाद यहाँ देखिए 100 लिखा है तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 1.0 इंटू 10 की घात।
अब यहाँ पर दशमलव को हमने क्या कर दिया, 2 अंक पहले किसका आया है तो इसकी घात आ जाएगी 10 की घात 2 धनात्मक में। उसके बाद यहाँ है 50,001, तो इसको हमें लिखना पड़ेगा 5.0001 इंटू, अब 10 की घात कितने लिखेंगे तो यहाँ देख सकते हैं हमने दशमलव को 1 2 3 4 अंकों से पहले किसका आया है तो 10 की घात आ जाएगी यहाँ पर 4, जो कि धनात्मक में ही रहेगी। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इनको 10 की घातों के रूप में लिखना और इनके सार्थक अंक निकालना यहाँ सीखे। आई होप कि आपको जो वीडियो है ये अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही यहाँ पर मैं आपको कुछ होमवर्क यानी कि जो गृह कार्य है जो आपने सीखा है उनका आप सॉल्यूशन करने की कोशिश करें। ये क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में सार्थक अंक ज्ञात कीजिए। कुछ यहाँ पर प्रश्न दे रखे हैं, 9 यहाँ पर है जिनमें आपको सार्थक अंक बताना है। तो आप इनके जो उत्तर है, इनके जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। साथ ही इनका जो सॉल्यूशन है, इनका जो आंसर है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल सरल फिजिक्स एंड मैथ्स क्लासेस में आप ज्वाइन हो सकते हैं।